Hello everyone, welcome to IS Toppers. This is the rapid revision series of Recharge Part 1 Art and Culture and this is the 5th video in the series. तो फर्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री एंड इवेंट्स. इसके अंदर हमारा टॉपिक है फर्स्ट डीएनए सैंपल्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन. तो राखीगढ़ी एक हरप्पन सिविलाइजेशन की साइट है जहाँ पे कुछ स्केलेटन रिमेन्स के डीएनए सैंपल्स लिए गए, ठीक. और उससे ये फाइंडिंग मिली है कि जो हरप्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वही जो अभी साउथ एशिया में जो हमारे पीपल रहते हैं उनके एंसेस्टर्स थे. यानी जो ये हरप्पन्स थे इनका एक इंडिपेंडेंट ओरिजिन था, क्योंकि अभी तक की ये थ्योरी मानी जाती थी कि जो यहाँ पे सेटलर्स थे, बेसिकली जो यहाँ के लोग थे, तो वो बाहर से आए थे, जैसे कि ईरान से आए थे या फिर कोई भी पेस्टोरल लैंड से बाहर से नोमैड्स की तरह आए थे और यहाँ पे सेटल हो गए थे, ठीक. ये थ्योरी मानी जाती थी. बट जो नई रिसर्च आई है डीएनए सैंपल्स, उससे ये प्रूव होता है कि ये इनका ओरिजिन इंडिपेंडेंट था. ओके, सो देवर यहाँ पे कोई मास माइग्रेशन नहीं हुआ था हरप्पन टाइम्स में, बाहर से कोई नहीं आए थे, ठीक है. और जो ये राखीगढ़ी साइट है, दिस इज़ द लार्जेस्ट साइट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन इन इंडियन सब कंटिनेंट, ना कि इंडिया में, जबकि पूरे इंडियन सब कंटिनेंट में ये लार्जेस्ट हरप्पन वैली सिविलाइजेशन की साइट है. राखीगढ़ी कहाँ पे सिचुएटेड है? तो राखीगढ़ी की लोकेशन है हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में, दिस यू कैन सी इट. और ये लोकेटेड है इन द बैंक्स प्लेन ऑफ घग्गर हकरा रिवर. ये रिवर सिंगल रिवर है और ये मॉनसून फेड रिवर है, ठीक है, हरियाणा में. सो ये साइट्स है इंडस वैली साइट्स, आप इनकी लोकेशन देख सकते हैं. सेकंड टॉपिक है चालुक्य डायनेस्टी. तो कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जो चालुक्यन डायनेस्टी की रॉयल ब्यूरल साइट की ओर इंडिकेट करते हैं. ओके, तो चालुक्य डायनेस्टी क्या थी? ये एक इंडियन डायनेस्टी थी जो रूल करती थी पार्ट्स ऑफ सदर्न एंड सेंट्रल इंडिया. यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में चालुक्य डायनेस्टी. ये जो रूल करती थी इंडिया में, तो ये 2 टाइम एराज में रूल करती थी. जो सबसे पहले ऑरिजिनेट हुई थी 6 से लेके 8th सेंचुरी एडी के आसपास. तब ये फाउंड की थी पुलकेशन 1 फर्स्ट ने, इन्होंने फाउंड की थी 540 एडी के आसपास. ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ था कि एम्पायर डूम्ड हो गया था, डिक्लाइन हो गई थी इसकी पावर. तो एक बार फिर से ये रीगेन करती है पावर अंडर पुलकेशन 2. ओके, तो वो टाइम एरा है 10th सेंचुरी एडी से लेके 12th सेंचुरी एडी तक, राइट. तो ये जो चालुक्यंस है, इसकी जो किंगडम है, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: वेस्टर्न चालुक्यास, ईस्टर्न चालुक्यास एंड लेटर वेस्टर्न चालुक्यास. देखो, दिस इज़ वेस्टर्न चालुक्यास, ये मैप, एंड दिस ये बगल में, दिस इज़ ईस्टर्न चालुक्यास. और लेटर वेस्टर्न चालुक्यास हैं जो 10th सेंचुरी एडी के बाद आए, ठीक है. तो इनके बारे में थोड़ा जानते हैं. वेस्टर्न चालुक्यास जो थे 6 से लेके 8th सेंचुरी एडी तक रूल करते थे. इनका फाउंडर था पुलकेशन 1. तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के कीर्तिवर्मन सेकंड ने इनको डिफीट किया था. फिर उसके बाद ये डायनेस्टी डिक्लाइन हो गई थी. लेटर वेस्टर्न चालुक्यास ये फिर से रीगेन करती है. तो उनके फाउंडर हैं ताइला या फिर ताइलप्पा सेकंड. ओके, तो ये करते हैं रीगेन. पहले मैंने पुलकेशन बोला था, सॉरी. लेटर वेस्टर्न चालुक्यास जो 10th से लेके 12th सेंचुरी एडी पे रीगेन करती है पावर, इट इज़ अंडर तैला या फिर ताइलप्पा 2. तो ये राष्ट्रकूटास जो यहाँ पे थे उनको डिफीट करते हैं और उसके बाद अपनी जो लॉस्ट टेरिटरीज होती हैं इनको रिकवर कर लेते हैं. ओके, तो फिर इनके टाइम में ये दोबारा से ये डायनेस्टी एंड हो जाती है 1200 एडी के आसपास, क्योंकि होयसलास या फिर यादवास क्या करते हैं, यहाँ पे अटैक्स कर देते हैं. और जो ईस्टर्न चालुक्यास थे उनके फाउंडर हैं पुलकेशन 2. तो पहले तो ये ब्रांच थे चालुक्यास के, फिर ये अपना किंगडम बना लेते हैं विच बिकेम एन इंडिपेंडेंट किंगडम इन ईस्टर्न डेक्कन. और जो ये ईस्टर्न चालुक्यास थे, क्योंकि ये कोस्ट के बगल में थे और सदर्न रूट में ये लोकेटेड थे, तो ये इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट जो भी लीड करता था सदर्न इंडिया, वहाँ पे लोकेटेड थे. और जो सम अदर फैक्ट्स कि यहाँ पे रिजर्व कास्ट बेस्ड सिस्टम था, जो कि या फिर वर्ना सिस्टम हम बोल सकते हैं, कि कास्ट वेरियस सब कास्ट कैटेगरीज में डिवाइडेड था. और जो सेम गोत्र की मैरिजेस थी वो अलाउ नहीं थी. जो एजुकेशन सिस्टम था वो था रिलीजियस एजुकेशन सिस्टम. टेम्पल्स बेसिकली क्या थे, टेम्पल्स प्रोवाइड करते थे एजुकेशन, और ये मेनली जो एजुकेशन कंसर्न था हिंदू या फिर जैन टेम्पल्स करते थे. बादामी के आसपास था ये, विच इज़ इन कर्नाटका. ये इनका कैपिटल होता था चालुक्यंस का. और यहाँ पे जो उनका टेम्पल बिल्डिंग का स्टाइल था, तो दे फॉलोड वैशारा या फिर डेक्कन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. बादामी केव्स हमने पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर्स में, जो कि लोकेटेड है कर्नाटका, वो भी चालुक्यंस ने ही बनाए थे. और उनका जो मेन स्टे था इकोनॉमी का, वो था एग्रीकल्चर. नेक्स्ट टॉपिक है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत. फिल्म रिलीज हुई थी पानीपत से रिलेटेड, तो उस पर कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी.
जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था ये हुआ था 1761 में। कहाँ पे? पानीपत में ही। और ये प्लेस कहाँ लोकेटेड है? हरियाणा में। फाइट किसके बीच में हुई थी? ये मराठास के बीच में हुई थी और अफगान्स के बीच में हुई थी। जो मराठास के कमांडर इन चीफ थे सदाशिव राव ये थे, और अफगान्स के ओर से थे अफगान के किंग अहमद शाह अब्दाली या फिर अहमद शाह दुर्रानी। तो इनके बीच में ये फाइटिंग हुई थी, इसमें अफगान्स जीते थे। ओके, मराठास हार गए थे। अब्दाली जो थे उनको 2 इंडियन अलाइज ने सपोर्ट किया था। एक तो अफगान्स ऑफ दोआब रीजन जिनको हम रोहिलास बोलते हैं, रोहिला किंग थे नाजिब अल दौला, और दूसरे थे नवाब ऑफ अवध शुजा उद दौला। अब ये रीज़न क्या था इस बैटल के होने का कि जब मुग़ल एम्परर औरंगजेब की डेथ हुई थी तो मराठास ने क्या करा था कि इंडिया में मेजर पोर्शन को कंकर कर लिया था और वो कैप्चर करते करते लाहौर तक पहुंच गए थे, पाकिस्तान तक। और उन्होंने जो तिमूर शाह दुरानी है जो कि यहाँ पे अहमद शाह दुरानी इनके बेटे थे, इनको भी जैसे इनको हरा दिया था तो उनको किंगडम से बाहर निकाल दिया था। जो ये डिफीट हुई थी अपने सन की, इसको रिवेंज करने के लिए अहमद शाह दुरानी ने ये प्लान किया अटैक। ये 2-3 साल से प्लानिंग चल रही थी एंड फाइनली 1761 में एक फियर्स बैटल हुआ जिसमें इनिशियली लीड कर रहे थे मराठास बट दे लॉस्ट। ओके, सो आउटकम क्या हुआ इस बैटल का कि मराठास तो हार गए। कुछ टाइम के बाद जो अफगान्स थे ये लोग भी चले गए कुछ साल बाद। बट इससे जो ब्रिटिश को क्या था, एक आसान रास्ता मिल गया कि वो नॉर्थ इंडिया पे अपनी पावर को एक्सपेंड कर पाए। ठीक है, अब रीजंस क्या थे मराठास के हारने के? रीजंस ये थे, सबसे पहली बात कि जो अफगान की आर्मी थी वो लार्ज नंबर्स पे थी। ठीक है, और उनके पास आर्टिलरी बहुत इफेक्टिव थी। और दूसरी बात, जो मराठास क्या थे, मराठास की जो किंगडम थी तो उनकी कैपिटल थी पुणे, महाराष्ट्र में लोकेटेड। एक तो वो अपने कैपिटल से इतने दूर थे, और दूसरा क्या था कि जो मराठास ने जो वहाँ के लोकल राजपूत रूलर्स थे, जाट रूलर्स थे या सिख थे, उनको अपनी साइड लेने में वो कामयाब नहीं हो पाए। ठीक है, सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो जिससे क्या हुआ कि ये अकेले लड़ रहे थे। और फिर क्या हुआ, जो अफगान्स थे इन लोगों ने जो ये रोड ब्लॉक कर दी दिल्ली के आसपास, इससे क्या हुआ कि यहाँ जो मराठा कैंप था फेमाइन लाइक कंडीशंस हो गई। तो यानी दे वर स्टाफ्ड। ओके, एंड सम यहाँ पे कुछ इंटरनल रिफ्ट दिखाई देता है मराठास कमांडर्स के बीच में। फर्दर उनके पास कोई जो यहाँ मेजर मुस्लिम पावर्स थी नॉर्थ इंडिया में, उनका भी कोई सपोर्ट नहीं था। ओके, सो दीज वर सम ऑफ द रीजंस कि यहाँ पे डिफीट क्यों हुई मराठास की। पानीपत के 2 बैटल्स और हुए हैं इससे पहले। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? ये अप्रैल 1526 में हुआ था। ये हुआ था बाबर, मुग़ल एम्परर बाबर और इब्राहिम लोदी जो कि लोदी डायनेस्टी के थे, इनके बीच में हुआ था। तो इसी बैटल से हम्बल बिगिनिंग होती है मुग़ल एम्पायर की इंडिया में। ओके, जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत था वो हुआ था नवंबर 1556 में, और ये हुआ था हेमू जो कि एक हिंदू किंग थे और अकबर के फोर्सेस के बीच में हुआ था। और इसमें क्या होता है कि फोर्सेस ऑफ अकबर वॉन द बैटल। नेक्स्ट टॉपिक इज़ आज़ाद हिंद गवर्नमेंट। आज़ाद हिंद गवर्नमेंट क्या थी? वो इंडिया की फर्स्ट प्रोविजनल गवर्नमेंट थी इंडिया की। किसने इस्टेब्लिश की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और ये कहाँ इस्टेब्लिश हुई है? सिंगापुर में इस्टेब्लिश हुई थी ऑन अक्टूबर 21, 1943। ओके, तो उसका पर्पज़ क्या था इस्टेब्लिश करने का? पहला पर्पज़ तो यही था कि इंडिया की फ्रीडम चाहते थे। उसके लिए ये क्या कर रहे थे, ये अलाई कर रहे थे एक्सेस पावर्स के साथ अलाई करके इंडिया की फ्रीडम चाहते थे। दिस वाज द पर्पज़ ऑफ आज़ाद हिंद गवर्नमेंट विच वाज द फर्स्ट प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी एक्सेस पावर्स क्या थी? जब वर्ल्ड वार सेकेंड हो रही थी तो जो मेजर कंट्रीज़ थी जिनके बीच में वॉर हो रही थी तो वो 2 साइड्स में डिवाइड हो गई थी। एक होती है एक्सेस पावर्स जिसमें थी जापान, इटली और जर्मनी। एक होते अलाइज में थी फ्रांस, यूएस, ब्रिटेन और सोवियत यूनियन। ओके, सो दीज वर द कंट्रीज। यूनिक फीचर्स गवर्नमेंट के कि इनकी अपनी करेंसी थी, इनका अपना कोड था, इनके अपने सिविल कोड थे। बट क्या हुआ कि ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चली और जैसे ही बोस की डेथ होती है और उसके बाद ये मूवमेंट पूरा रुक जाता है, एंड हो जाता है। इनिशियली जब ये 1943 में फॉर्म हुई थी तो आज़ाद हिंद गवर्नमेंट ने आस्क किया ब्रिटिशर्स से अथॉरिटी ओवर इंडियन टेरिटरी में, उनने अथॉरिटी मांगी। फिर जापान की हेल्प से वो क्या कर पाए, कुछ नॉमिनल अथॉरिटी जैसे कुछ रीजन्स पे गेन कर ली उन्होंने, जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और कुछ पार्ट ऑफ मणिपुर एंड नागालैंड में उनने ऑटोनॉमी गेन कर ली। फिर उन्होंने क्या करा कि वहाँ से उन्होंने एक वॉर लॉन्च कर दी ब्रिटिश के अगेंस्ट ऑन इंडिया बर्मा बॉर्डर। बट क्या हुआ, क्योंकि ब्रिटिशर्स का नंबर इतना ज़्यादा था और वो इतने ट्रेन थे, तो क्या हुआ कि आज़ाद हिंद जो फौज थी वो हार गई। तो जैसे ही वो लूज़ करती हैं तो वैसे ही वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन था अंडमान आइलैंड्स का, तो वो भी उनको ब्रिटिशर्स को देना पड़ता है वापस। और इसी तरह से क्या होता है, फाइनली आईएनए ट्रूप्स लास्ट में रंगून में सरेंडर कर देता है। ओके,
जो कंपोजिशन था इस प्रोविजनल गवर्नमेंट का, उसमें जो सुभाष चंद्र बोस थे, ही वॉज द हेड ऑफ द स्टेट और पीएम भी बोल सकते हैं, या फिर मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड फॉरेन अफेयर्स। रास बिहारी बोस थे सुप्रीम एडवाइजर, एंड लक्ष्मी थी। तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इनको लीड कर रहे थे। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज बैटल ऑफ कांगला तोंगबी ऑब्लिक बैटल ऑफ इम्फाल। तो अभी प्लैटिनम जुबली हुई थी 2019 में बैटल ऑफ कांगला तोंगबी वॉर की। अब ये बैटल क्या है, ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे एक बैटल होता है किसके बीच में, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंडर एक एडवांस ऑर्डिनेंस डिपो होता है इसके बीच में, और जापानीज़ आर्मी के बीच में ये होता है। उस टाइम क्या हो रहा था कि जापान क्या कर रहा था कि इंडिया को कैप्चर करने के लिए आ रहा था, ठीक है। तो वो इस रूट से आ रहा था, जैसे आप ये देख सकते हैं इस मैप में, ये येलो कलर में जो है, ये जो टेरिटरीज हैं जापान ने ऑक्यूपाई कर रखी हैं, ठीक है। तो ये बर्मा है जो प्रेजेंट डे म्यांमार है, और इधर से जो आपको एरिया दिख रही है ये ऑरेंज कलर की, तो यहाँ पे जापान इंडिया पे अटैक करने वाला था, कर रहा था, तैयारी कर चुका था पूरी। तो जो ये एडवांस ऑर्डिनेंस डिपो है, तो इसके जो पर्सनल्स थे, इन्होंने एक टफ फाइट दी जापानीज़ को, और तब इस 6-7 अप्रैल 1944 में ये वॉर हुआ, तो जिसमें ये रेजिस्टेंस थी, फाइट थी, जिससे जापानीज़ को काफ़ी लॉस हुआ और वो वापस चले गए बर्मा। तो दिस वाज बैटल ऑफ कांगला ऑब्लिक तोंगबी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ पाइका विद्रोह। सो अभी पाइका विद्रोह के लिए एक मेमोरियल है जो कि जिसका फाउंडेशन स्टोन लॉन्च किया गया है। अभी ये पाइकास क्या थे, पाइका का मतलब होता है वॉरियर्स। पाइका लैंडेड मिलिशिया थे उड़ीसा के, ठीक। ये एक फार्मर्स टाइप्स हम बोल सकते हैं। जब अगर वॉर होती तो किंग ने इनको असाइन किया था कि जब भी वॉर होगी तब आप मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करोगे किंग को, और ड्यूरिंग पीस टाइम आप क्या करोगे, आप कल्टीवेशन करोगे लैंड पे, ठीक है। तो उसके लिए इनको रेंट फ्री लैंड मिलता था जहाँ पे ये कल्टीवेशन करते थे। क्या हुआ कि 1803 में जैसे ही यहाँ पे पहले मराठा का इन्फ्लुएंस था, तो जैसे ही मराठास हारते हैं 1803 के बाद, तो यहाँ ब्रिटिश आ जाती है, टेक ओवर कर लेती है। तो ब्रिटिश क्या करती है, पेका से सारा उनका लैंड छीन लेती है। उसके बाद क्या करती है, लैंड छीनने के बाद इन पे टैक्सेस लगा देती है बहुत ज़्यादा। तो इससे क्या होता है कि एक तो उनका लैंड छिल गया, दूसरा टैक्सेस है, तो उनका ऑपरेशन होता है काफ़ी, जो यहाँ के पेकाज होते हैं। तो ये अंडर द लीडर, इनके लीडर होते हैं बख्शी जगबंधु विद्याधर। तो इनके अंदर क्या करते हैं, ये एक आर्म रेवोल्यूशन करते हैं, एक टाइप ऑफ वारफेयर होती है, लाइक गोरिल्ला वारफेयर हम बोल सकते हैं, इस टाइप की वारफेयर करते हैं ब्रिटिश की ओर, ठीक है। तो इससे ब्रिटिश को ये काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। हाउएवर ब्रिटिश क्या करती है, 1819 लगभग 1.5 साल के बाद इसको सप्रेस कर देती है। ये इंडिया का फर्स्ट वेल ऑर्गेनाइज रिबेलियन है अगेंस्ट ब्रिटिश, यानी जो 1857 का वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था उससे भी पहले ये पेका रिबेलियन एक फर्स्ट वेल ऑर्गेनाइज रिबेलियन था अगेंस्ट ब्रिटिश। नेक्स्ट टॉपिक है जलियांवाला बाग मैसाकर। तो ये हम सबको पता है, जलियांवाला बाग मैसाकर हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो अभी पार्लियामेंट में क्या हुआ कि जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल अमेंडमेंट बिल 2019 पास हो गया है, अभी एक्ट बन चुका है। मतलब अब ये बिल क्या डिमांड करता है, ये बिल ये डिमांड करता है कि जो जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल एक्ट है 1951 का, उसको अमेंड करना चाहता है। क्यों, एक यहाँ पे जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट है, ठीक है। अभी ट्रस्ट क्या करती है, ये जो यहाँ का मॉन्यूमेंट है इसको मैनेज करती है। तो ये बिल कह रहा है कि जो ये ट्रस्ट है इसका इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए हम इसे अमेंड करना चाहते हैं। जो ये ट्रस्ट है इसके ट्रस्टीज़ हैं, कौन इसके ट्रस्टीज़ हैं, जैसे बहुत से मेंबर्स होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर एक उनके मेंबर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा वो उसके मेंबर होते हैं, गवर्नर ऑफ पंजाब और सीएम ऑफ पंजाब ये भी इसके मेंबर्स होते हैं। एक और मेंबर होते थे, वो थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट होंगे, तो वो भी उनके ट्रस्टी होंगे, ठीक है। तो ये बिल क्या करता है, ये रिमूव कर देता है प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी, जो उसके ट्रस्टी से इनको हटा देता है, ठीक है। और ये बोलता है कि जब कोई लीडर नहीं होगा अपोजिशन का लोकसभा में, तो उस टाइम जो भी सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होगी तो वो उसका मेंबर ट्रस्टी होगा। और कुछ और मेंबर्स होते हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है, और उनको पहले उनका टर्म फिक्स होता था, तो अभी बोला है कि उनको बिना किसी रीज़न के पहले उनके टर्म से पहले टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो जलियांवाला बाग मैसाकर हुआ था, ये हुआ क्यों असल में, तो उसकी शुरुआत ऐसी होती है कि इंडिया में 20वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा मिलिटेंट मूवमेंट हो रहा था। तो उसे कर्व करने के लिए ब्रिटिशर्स ने टाइम पे बहुत से एक्ट्स निकाले। सबसे पहले डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 में पास हुआ था, जो सिविल और पॉलिटिकल लिबर्टीज़ जो कि इंडियंस की थी उनको ख़त्म करना चाहता के एम से निकाला था, ठीक है। तो इसी लाइन में क्या होता है, 1918 में एक कमेटी अपॉइंट करते हैं, सेडिशन कमेटी जिसका नाम है, अंडर सिडनी रॉलेट, ओके। इनके रिकमेंडेशन होता है कि रॉलेट एक्ट लगा देते हैं, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट इंडिया में स्टार्ट हो जाता है 1919 में, जो क्या करता है, इंडिया की सिविल लिबर्टीज़ को, इंडियंस की सिविल लिबर्टीज़ को कर्व कर देता है। तो इस एक्ट के थ्रू, रॉलेट एक्ट
के थ्रू क्या होता है कि वाइसरॉय जो होता है इंडिया का, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और इसमें क्या होता है, जो प्रेस होती है उसकी फ्रीडम भी सप्रेस कर देते हैं। किसी भी पॉलिटिशियंस को जेल में डाल सकते थे विदाउट एनी वारंट और किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी वारंट। तो जैसे ये रॉलेट एक्ट पास हुआ तो वैसे इंडिया में बहुत सारा अनरेस्ट हुआ। पंजाब के कुछ लीडर्स थे, पॉपुलर लीडर्स, जैसे सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, तो ये अरेस्ट हो जाते हैं। इनके अरेस्ट जैसे होते हैं तो डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं पंजाब में काफ़ी ज़्यादा। इसके लिए ब्रिटिश क्या करते हैं कि एक मार्शल लॉ, जैसे हम बोल सकते हैं कर्फ्यू टाइप्स एक लॉ लगा देते हैं, ठीक है, तो जो बैन करता है कि पब्लिक मीटिंग ऐसे नहीं हो सकती, ठीक। और उससे पहले जैसे जिस दिन अप्रैल 13, 1919 को ये जलियांवाला बाग मैसाकर हुआ था, तो उससे एक दिन पहले ब्रिटिशर्स को एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक मीटिंग होने वाली है जलियांवाला बाग में। नेक्स्ट डे क्या होता है कि एक फेस्टिवल होता है, वैसाखी फेस्टिवल, तो बहुत सारे सिख लोग गैदर होते हैं इस पार्क में, 10,000 से ऊपर। तो ब्रिगेडियर जनरल जनरल डायर क्या करता है कि वो फायर करने के लिए क्राउड को ऑर्डर दे देता है, क्राउड पर फायर करने के लिए। तो दिस लेड टू जलियांवाला बाग मैसाकर एंड डेथ ऑफ मैनी, बहुत 1000 इंडियंस की डेथ हो जाती है इसमें। अभी नेक्स्ट टॉपिक है क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था 8 अगस्त 1942 में, ठीक है। तो ये लॉन्च किया था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सेशन बॉम्बे में। इसकी डिमांड थी कि ब्रिटिश रूल इंडिया से एंड हो जाए, ओके। तो हुआ क्या था कि क्रिप्स मिशन था, ठीक है, ये मार्च 1942 में इंडिया में आया था असल में, ओके। तो ये क्रिप्स मिशन ने क्या बोला था कि हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करेंगे। डोमिनियन स्टेटस में और क्या प्रोविजंस थे कि जो डोमिनियंस थे वो उनके पास राइट होगा कि वो इंडिया से सीड हो सकेंगे, यानी अलग हो सकेंगे, ठीक है। और उसके लिए तो उन्होंने बोला था कि हम एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी इस्टेब्लिश करेंगे ताकि आपका नया कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए, ठीक है। तो इन द लॉन्ग रन ब्रिटिश इंडिया को पावर देने वाले थे, ठीक। बट कांग्रेस इसको रिजेक्ट कर देती है, क्रिप्स मिशन को, जो मार्च 1942 में आता है, क्योंकि कांग्रेस को क्या चाहिए होता था कि तुरंत पावर का ट्रांसफ़र चाहिए होता था, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, और दूसरा उनको ये आइडिया पसंद नहीं आया कि जो भी डोमिनियन होंगे वो इंडिया से अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए क्रिप्स मिशन क्या हो जाता है, फेल हो जाता है मार्च 1942 का। तो तभी जुलाई 1942 में इंडियंस लोग बोलते हैं गांधी जी को कि आप दोबारा से एक नॉन वायलेंट मास मूवमेंट कीजिए, ठीक है, क्योंकि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। तो गांधी जी इसी लाइन में 8 अगस्त को ग्वालियर टैंक मैदान पे ये क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कर देते हैं, जिसमें उनका फेमस स्लोगन था डू और डाई, ठीक है। अभी जैसे ये मूवमेंट स्टार्ट होता है तो गांधी जी और जो भी पॉपुलर लीडर्स होते हैं इनको सब ब्रिटिश अरेस्ट कर लेती है, ठीक है। तो अभी ब्रिटिश के पास किस किस का सपोर्ट होता है, ब्रिटिश के पास सपोर्ट होता है वाइसरॉय काउंसिल का, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, प्रिंसली स्टेट्स का, इंडियन इंपीरियल पुलिस का, इंडियन आर्मी का और इंडियन सिविल सर्विसेज का, ठीक है, सबका सपोर्ट होता है ब्रिटिश के पास। अच्छा, जो ये क्विट इंडिया मूवमेंट था इसको अपोज किया था सी राजगोपालाचारी ने एंड अलामा मशरिकी ने। उसके अलावा जो पॉलिटिकल ग्रुप्स थे, जैसे मुस्लिम लीग था, CPI पार्टी थी, RSS था, हिंदू महासभा था, इन लोगों ने इसको अपोज किया था। और इंडिया की जो प्रोमिनेंट बिजनेसमैन थे, स्टूडेंट्स थे, उन्होंने भी क्विट इंडिया मूवमेंट को अपोज किया था, ओके। जो एक आउटसाइड सपोर्ट आया था इस मूवमेंट के फेवर में, ये आया था अमेरिकन US प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, उन्होंने सपोर्ट किया था, उन्हें प्रेशर किया था ब्रिटिश PM को कि जो इंडियन डिमांड्स हैं उनको फुलफिल किया जाए। अब क्या ये मूवमेंट फेलियर था या सक्सेस था? अगर हम तुरंत देखें कि इसके जो इसका ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, तो क्या हुआ, क्योंकि जो मेन लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया, ठीक है, तो ये डायरेक्शन लेस हो गया था, ठीक है, तो इसमें कोऑर्डिनेशन की कमी हो गई थी, ठीक। तो इसलिए जो इसका पर्पस था वो पूरा नहीं हो पाया। और दूसरा क्या हुआ, होना था ये नॉन वायलेंट मूवमेंट, बट क्या हुआ, क्योंकि लीडर्स अरेस्ट हो गए तो इसीलिए वायलेंस काफ़ी हो गया था, ठीक है। तो इसीलिए इन द शॉर्ट टर्म हम बोल सकते हैं कि ये फेल्ड हो गया था ये मूवमेंट, ठीक। लॉन्ग रन में क्या हुआ, ब्रिटिश को रियलाइज़ हो गया कि इंडिया को वो अब गवर्न नहीं कर पाएंगे। इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक। तो सितंबर 2, 1946 में क्या होता है कि इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म होती है, ठीक है, फ्रॉम द न्यूली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और इसे लीड करते हैं जवाहरलाल नेहरू, ठीक। अब जो इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिया की प्रोविजनल गवर्नमेंट होती है,
ठीक, जिसका काम होता है कि वो ब्रिटिश इंडिया से जो पावर है, ठीक है, उसे ट्रांजिशन करेंगे इंडिपेंडेंट इंडिया में। क्योंकि अगर ब्रिटिश पावर ट्रांसफ़र करेंगे इंडिया में तो कोई एक ऐसी कमेटी होनी चाहिए, एक गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसे वो पावर ट्रांसफ़र करेंगे। तो वो गवर्नमेंट थी इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होती है 1946 सितंबर में, और ये रहती है टिल इंडिया गेंड इंडिपेंडेंस, टिल अगस्त 15 1947। ओके, सो इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में और कुछ बातें कि ये सिर्फ एक ऐसा कैबिनेट था जहाँ पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक साथ पावर शेयर कर रहे थे, ठीक है। और क्योंकि इसमें मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जिनको पहले इलेक्ट किया गया था अगस्त 1946 में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक इलेक्शंस हुआ था, ठीक है। तो उसमें कुछ मेंबर्स इलेक्ट हुए थे, और उन्हीं मेंबर्स को वाइसरॉय वेवल ने कहा था, तो उनको इनवाइट किया था कि आप इंटरिम गवर्नमेंट को ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो उसमें 14 के आसपास मेंबर्स थे, जिसमें मुस्लिम लीग के भी मेंबर्स थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के मेंबर्स थे। अच्छा, जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये कौन से एक्ट के अंडर वर्क कर रही थी? दिस वॉज वर्किंग अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 एंड नॉट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ खासी किंगडम्स। तो खासी किंगडम्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज़ मेघालय। तो ये मेघालय के अंदर 3 डिवीजन्स आप वैसे रफली आप देख सकते हैं, गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स। तो इसमें जो ये खासी आपको ये एरिया दिख रहा है, तो दीज आर खासी किंगडम्स एस्टवाइल, ठीक है, पहले की खासी किंगडम्स थी। तो अभी खासी तो इन्होंने क्या बोला है कि एक 1948 का इनका एग्रीमेंट था इंडियन गवर्नमेंट के साथ, तो ये उसको रिविजिट करने वाला है, यानी ये चाहते हैं कि वो रिवाइज हो जाए। क्यों? क्योंकि इनको और ज़्यादा ऑटोनॉमी चाहिए। ओके, तो अभी खासी लोग क्या होता है, दीज आर इंडिजिनस एथनिक ग्रुप ऑफ मेघालय, और ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में अभी भी रहते हैं। यूनिक फीचर क्या होता है कि इसमें जो भी प्रॉपर्टी होती है वो मदर से यंगेस्ट डॉटर को मिलती है, ठीक है, ना कि फादर से सन को। और जो उनके फेस्टिवल्स होते हैं प्रोमिनेंट, उसमें से एक फेस्टिवल है नोंगक्रिम, और ये लैंग्वेज है, ये खासी लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तो खासी किंगडम्स थे ओरिजिनली यहाँ पे 25 खासी किंगडम्स थे, जिनको हिमास बोलते थे, और एक किंग लाइक हेड होता था जिसे सायम बोलते थे। ओके, तो अभी हुआ क्या, ब्रिटिश रूल में क्या होते थे कि ये जो डोमेन्स थे ये काफ़ी इंडिपेंडेंट थे, और ब्रिटिश के पास भी इनको रूल करने के लिए कोई टेरिटोरियल राइट नहीं था, ठीक है, और उनको भी परमिशन लेनी पड़ती थी इनके चीफ से रूल करने के लिए। अब क्या हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्या हुआ कि जो ये खासी किंगडम्स थे, इन्होंने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया डोमिनियन ऑफ इंडिया और पाकिस्तान के साथ, ठीक है। अभी एग्रीमेंट क्या होता है, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, जैसे इंडिया पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिला, तो जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है, तो उनके पास एक चॉइस थी कि इधर आप इंडिया ज्वाइन करो, इधर आप पाकिस्तान ज्वाइन करो। तो उससे पहले उनको स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करना था। इसका मतलब होता है कि जिस अभी पोजीशन पे हम हैं, हम उसी पोजीशन पे रहेंगे। कहने का मतलब ना इंडिया हम पे अटैक करेगा, ना पाकिस्तान हम पे अटैक करेगा, यानी हमारा जैसे कोई भी एक्सटर्नल पावर टेक ओवर ना कर पाए। इसीलिए स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करते थे प्रिंसली स्टेट्स इंडिया और पाकिस्तान के साथ, ठीक है। उसके बाद क्या होता था, पहले ये साइन करते थे, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन साइन करते थे कि हम किसके साथ जाना चाहते हैं, जिसके साथ भी जाना चाहेंगे, क्या इधर इंडिया और पाकिस्तान, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन को साइन करके उस भी कंट्री के साथ जा सकते हैं, ठीक है। तो ये 25 खासी स्टेट्स ने क्या किया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन साइन किया था डोमिनियन ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है, 1947-48 के बाद। बट इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर ज्वाइन नहीं किया था, ठीक है। तो यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन से इनको क्या मिली थी, कुछ पावर्स मिली थी, ठीक है, स्पेशल पावर्स। और वैसे भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने अंडर शेड्यूल 6, ठीक है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स इस्टेब्लिश कर रखी हैं इन 4 स्टेट्स, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स अंडर 6 शेड्यूल, और वो है इन असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। ओके, तो दीज आर 4 स्टेट्स, यानी इनके पास कुछ थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी है कि अपने हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट के अंदर रूल कर सकते हैं। ओके, बट ये लोग चाहते हैं कि इनको थोड़ी और इनकी डिमांड है कि हमें थोड़ी और फ्रीडम चाहिए। ओके, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।